हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि आज हमने चैप्टर का पार्ट थर्ड करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बैकग्राउंड बता दी थी। जो ज्यादातर हमने टॉपिक यही किया था, सोशलिज्म इन यूरोप कि सोशलिज्म क्या है, यूरोप में कैसे आया, इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल थे सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए या चेंज करने के लिए सोसाइटी में, सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिली। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, पर इसमें हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक ही कवर करना है, दैट इज द कॉजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। अब मैंने कॉजेस वर्ड क्यों बोला, उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि कोई वर्ल्ड लेवल की इतनी बड़ी इंसिडेंट हो जाता है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण और बहुत लंबे समय से चले आए कारणों के कारण कोई भी बड़ा इवेंट अपना स्थान लेता है। रशिया में भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे उसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। कुछ सोशलिज्म का रीजन है, कोई रशिया के अपने कुछ कंसर्न थे, जिसके कारण जो रशियन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो अपने मुकाम तक पहुंचा, अपने अंजाम तक पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, और इसका हमने पार्ट थर्ड कर फाइन। तो पार्ट थर्ड में हमने मेनली किस चीज के बारे में पढ़ना है, इट इज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। तो मैं बड़ा करके ऊपर लिख देता हूं। तो जो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। फाइन, एक बार मैं देखूं विजिबिलिटी आपको आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, मैं रब करके इसके नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। अब विजिबिलिटी पूरी आ रही होगी आई थिंक, लेट मी सी। हाँ, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट कॉजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, 1970 ये आज का हमारा टॉपिक है जो डिस्कस करना है। मैं मार्कर जरा चेक कर रहा था कि आपको विजिबिलिटी सही आई। तो पहले क्लियर कर लीजिए, ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में 1917 में हुआ था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड इसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, एक ही बात है। तो हमने कुल मिला के रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग रहेगा। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा रशियन एम्पायर
रशियन एम्पायर इन 1904 1914 सॉरी गलत लिख गया मैं स्टूडेंट्स। फ्रांस की तरह रशिया में भी ऑटोक्रेसी थी, ठीक है। जो वहां का किंग था उसे बोलते थे जार, ठीक है। उसका नाम जो था, जो जार का नाम था निकोलस सेकंड, ठीक है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में फ्रांस का जो एम्परर था वो कौन था, लुइस 16, और जो ये थे किंग निकोलस सेकंड, ही वाज द जार। उनके किंग को रशियन लैंग्वेज में जार बोलते हैं, तो उसका नाम था निकोलस सेकंड। तो जिस तरह से आपने फिजिकल फीचर्स सॉरी इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ा कि जो रशिया है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, पर जो प्रेजेंट रशिया जो है ये फॉर्म में आया 1990 में, ठीक है। इससे पहले रशिया वाज कॉल्ड यूएसएसआर। तो जो करंट वाले रशिया, जो आज का रशिया, इससे भी ज्यादा बड़ा था। तो अब यही बात आ गई 1914 में कि 1914 में रशिया का साइज प्रेजेंट की जो रशिया का साइज है उससे काफी ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो मैं इसके अंतर्गत पॉइंट लिख देता हूं। रशिया has a wide size empire in 1914, including Poland, Finland, लाटविया, ठीक है, बेलारूस, सॉरी नाम मैं देखता हूँ, बेलारूस सॉरी गलत, एस्टोनिया, ठीक है, बेलारूस, लिथुआनिया। बहुत जो वाइड एम्पायर था साइज में। अब देखो कोई भी कंट्री जितना भी बड़ा होता है साइज में, उसको कंट्रोल कर पाना, उसको एडमिन कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। और यहां पर रशिया में मोस्टली जो लोग थे Russians were Orthodox Christians, but also there was population of Protestants, and Muslims and Buddhist, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि रशिया का जो एम्पायर है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। और जो प्रेजेंटली रशिया का जो साइज है प्रेजेंट साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा था।
और ये वाले कंट्रीज हैं, फिनलैंड हो गया, लैटविया हो गया, एस्टोनिया, बेलारूस, लिथुआनिया वगैरह, ये सारे के सारे रशियन एम्पायर के पार्ट थे। एक साइड में ये पैसिफिक ओशन को टच करता था, आर्कटिक ओशन को टच करता था, बहुत ज्यादा बड़ा साइज था, ठीक है। और रशिया में रहने वाली जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादातर तो पॉपुलेशन थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, पर उनके बिना भी जो वहां पर और जो पॉपुलेशन थी वो प्रोटेस्टेंट की थी, मुस्लिम्स की थी और बुद्धिस्ट की थी। ये उनकी एथनिक कंपोजिशन लगा दो, या जहां साइज लगा लीजिए रशिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पर पहला पॉइंट कवर होता है। अब बात करते हैं रशिया की, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसके अब मैं यहां पर अप करके इसे पॉइंट नंबर 2 कर देता हूं। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया। देखो जी, किसी भी कंट्री की सोसाइटी ही डिसाइड करेगी वहां पर किस टाइप की गवर्नमेंट होती है। अक्सर रूप में लोग ये बोल देते हैं कि हमारे ये जो इंडिया की पुलिस है बड़ा इनका रूड बिहेवियर है, और अगर विदेशी को पुलिस लगा के देखें तो वो बहुत ज्यादा लीनियंट है, लीनियंट मान लीजिए या फिर सॉफ्ट स्पोकन मान लीजिए। पर इस चीज का पुलिस वाले आंसर क्या देते हैं कि जैसी ही सोसाइटी होती है उसी किस्म की पुलिस में मिलती है। तो यहां पर भी वो चीज आपको दिखाई देगी, जिस तरह की रशिया की सोसाइटी थी उसी किस्म का वहां पर इवेंट हुआ, रेवोल्यूशन आया। तो जो रशियन इकोनॉमी है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला एग्रीकल्चरिस्ट सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। पहले हम एग्रीकल्चरिस्ट सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। यहां पॉइंट इसके अंतर्गत बना रहा हूं मैं। 85% पॉपुलेशन परसेंट रशियंस वर पीजेंट्स, या बोले फार्मर्स थे या एग्रीकल्चरिस्ट लगा लीजिए। ठीक है, ये पॉपुलेशन थी। The proportion was higher than most of the European countries. प्रेजेंटली इंडिया में अप्रोक्सीमेट 60 to 66% लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और उस टाइम के दौरान रशिया में जो एग्रीकल्चरिस्ट कितने परसेंट थे? 85% थे, और जो किसी भी और यूरोपियन कंट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा गिनती थी, ठीक है। फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर मार्केट एंड फॉर सेल्फ यूज, ठीक है। जो प्रोड्यूस करते थे फसलें वो मार्केट में सेल करने के लिए भी और खुद यूज करने के लिए भी प्रोड्यूस करते थे।
ओके, रशिया वाज गुड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। जो फूड आइटम थी, ग्रेन्स थी, उसका रशिया मेन एक्सपोर्टर था, लीडिंग एक्सपोर्टर था। ठीक है, पर यहां भी सेम ट्विस्ट था। सेम ट्विस्ट था जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, क्योंकि वहां पर फार्मर जो थे वो ऑनर नहीं थे। ठीक है, फार्मर्स वर नॉट द owners of land, they have to pay rent to landlords and nobles। देखो, इस तरह से फ्रांस में नोबेल्स ने सारा कुछ कर रखा था, यहां भी सेम सीन था। फार्मर्स काम करते थे, पर प्रॉफिट किसको जा रहा था? लैंडलॉर्ड्स को या नोबल्स को जा रहा था। और ये नोबल्स की सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, ये लोग सिर्फ राजा की चमचागिरी करके अब बड़ी बड़ी अपनी जायदादें बना रहे थे। ठीक है, ये मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, स्पेस नहीं बच रही। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने लिख दिए, सॉरी 3 पॉइंट लिख दिए, चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, इसके ऊपर लिखूंगा। अब फार्मर्स क्या चाहते थे? फार्मर्स want that landlords should give their land to them। फार्मर्स ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड है वो अपनी जमीन फार्मर्स को दे दे परमानेंटली, पर वो मान नहीं रहे थे। ठीक है, क्या हुआ? देन फार्मर्स ऑल्सो, लिखता हूं मैंने लिखा ऑल्सो, फार्मर्स रिफ्यूज टू पे rent to the landlords। Sometimes farmers kill some लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, फार्मर्स रेंट नहीं देना चाहते थे, जो लैंडलॉर्ड उनके साथ जबरदस्ती करते थे, तो किसानों ने गुस्से में आके काफी लैंडलॉर्ड्स को मर्डर भी कर दिया था। ठीक है, एंड दिस वाज कॉमन इन 1902 में तक आते आते ये सारी चीजें कॉमन हो चुकी थी। ठीक है जी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का पोर्शन यहीं तक है।
नेक्स्ट हम दूसरा एंगल देखेंगे, द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। उसमें देखना हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये रशिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे था बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, मेन हब्स of industry was located in central Russia and prominent areas were St. Petersburg, and Moscow। मॉस्को है। ठीक है, रशिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी तो वो सेंट्रल रशिया में लोकेटेड थी और प्रोमिनेंट जो एरिया जो थे इट वाज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। In 1890, when Russian railway system developed, it also developed the industrial सेक्टर। ठीक है, कि जैसे जैसे 1890 के दिनों में रशियन रेलवे डेवलप हो रहा था, उसी किस्म से उसी ही स्पीड से जो है रशिया की इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही थी। ठीक है जी, एक और पॉइंट, it also encourages the foreign investment। ठीक है, जैसे जैसे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रही थी। increase in coal and steel industry, ठीक है, तो कोल इंडस्ट्री में भी, को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी।
mostly industries were in private hands, but the government, गुजरात की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट want to put rules and regulations on it. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी उसे कंट्रोल करना चाहती थी खुद, और काफी रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए, ठीक है, टू एंश्योर मिनिमम वेजेस and minimum wages and working hours. ठीक है, तो मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर्स को मेंटेन रखने के लिए काफी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसी काम ना आ पाए। ठीक है, वो अभी बताता हूं क्यों नहीं आ पाए, कैसे नहीं आ पाए। Many inspectors were appointed to keep an eye on these industries to control them by the government. But all fail. ठीक है, बहुत सारे इंस्पेक्टर्स रखे गए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जार गवर्नमेंट ने बनाए है उसे इंप्लीमेंट करें, प्रॉपर चेक रखें, ठीक है, पर वो काम ना आ पाए, वो फेल हो गया सिस्टम। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन रब कर दूं पहले, दो पॉइंट रहेंगे बस। The working hours of a small workshop was about 15 hours and and 12 hours, sorry, 10 to 12 hours for
ठीक है। जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती थी उनमें काम करने के घंटे ये होते थे, और बड़ी इंडस्ट्री थी उनमें वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे हुआ करते थे, ठीक है। वुमेन वर 31% in factory labor in 19, ठीक है। जो वुमेन की गिनती थी 31%, ठीक है। Many trade unions were formed to help their members in finance and during unemployment, ठीक है जी। तो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस भी बन चुकी थी। तो ये कुल मिला के सीन है रशिया का इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो फर्दर हम पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, जो सोशलिज्म यहाँ पर आया जिसके कारण थोड़ा स्पार्क मिला रशियन रेवोल्यूशन को, ठीक है। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए रब करते हैं। तो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया। अब स्टूडेंट्स खास चीज ये है कि रशियन रेवोल्यूशन जो मई 1917 में हुआ था, उससे पहले एक और रेवोल्यूशन भी हुआ था रशिया में। तो वही पॉइंट हमने कवर करना है, ठीक है। द 1905 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1905 का जो रेवोल्यूशन है। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ कि रशिया में सोशलिज्म अपने पैर के साथ था, फाइन। तो क्या था, बिफोर 1914 all the political parties were illegal in Russia, ठीक है, रशिया। बट फिर भी वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश हो गई जिन्होंने सोशलिज्म को रशिया में एस्टैब्लिश किया। उसका नाम था पहले का द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। ये एस्टैब्लिश हो रही थी 1889 में, 1898 में, ठीक है। तो यहां मैंने इस तरह से आपको बताया कि 1914
रशिया में कोई भी पार्टी अलाउड नहीं थी, पर ये फिर भी सीक्रेटली अपना वर्क कर रही थी। ठीक है, इट वाज द मेन पार्टी। ठीक है, मेन जो इनके लीडर जो थे वो थे मेन लीडर व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, who was impressed by ideas of Karl Marx, ठीक है। बाद में इसी पार्टी के दो हिस्से बन गए। पहला हिस्सा जिसे व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे, ठीक है, इनका मानना था कि पार्टी प्रॉपर्ली तब वर्क कर पाएगी जब उसमें गिने चुने लोग होंगे और डिसिप्लिन्ड लोग होंगे। तो एक हिस्सा उसका बना बोल्शेविक्स, दूसरा हिस्सा जो सबको पार्टी में ले रहा था वो बने मेंशेविक्स। फाइन। इसके बिना रशिया में एक और रेवोल्यूशनरी पार्टी भी एस्टैब्लिश हुई, उसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका जो गठन हुआ था सन 1900 में, 1900। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी एक रेवोल्यूशनरी टाइप की पार्टी थी जो रेगुलरली ये डिमांड करती थी कि रशिया में जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी जमीन फार्मर्स को दे दी जाए, और इस चीज के लिए वो बहुत सारे अग्रेसिव आउटपुट्स भी लेती थी। ठीक है, ये मेन रही है जो रशियन रेवोल्यूशन, जो 1905 का जो रेवोल्यूशन आना था, उससे पहले जो सिनेरियो था सोशलिज्म कैसे अपने पैर पसार रहा था रशिया में वाया these two political parties, the Russian Socialist Democratic Workers Party, which was established in 1898 and main leader was Vladimir Ilyich Lenin। ठीक है जी। दूसरी पार्टी थी द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इट एस्टैब्लिश्ड इन 1900। ठीक है, जो टोटली फेवर करती थी वर्कर्स का, दूसरा वो करती थी फेवर पीजेंट का, फार्मर का। उनका ये कहना था कि वर्किंग आवर्स में रिडक्शन होनी चाहिए, गुड वेजेस मिलने चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, प्लस जो लैंड थी वो डिमांड कर रही थी जो लैंड है, जो लैंड हाउस के पास जो लैंड है वो फार्मर्स को ट्रांसफर कर दी जाए। तो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने रशिया में सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। मैं इसे रब कर रहा हूं, दैट इज द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। द प्राइसेस ऑफ essential goods increased in 1904 that decreased the wages by 20%। ठीक है, 1904 में क्या हुआ कि जो इसेंशियल गुड्स है जैसे फूड आइटम्स हो गई, क्लोथ हो गया, ठीक है, उनके जो प्राइस है एकदम से ही ज्यादा इंक्रीज हो गए, जिसके कारण लोगों की जो आमदन है उस पर असर कितना पड़ा, 20% उनकी सैलरी कम लगने लगी। ठीक है जी। मोरओवर 4 मेंबर्स were dismissed from assembly
रशियन वर्कर्स पार्टी ठीक है, सो दैट a call was made to take action। जो वर्कर्स की पार्टी थी, ठीक है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उसके 4 सीनियर मेंबर को नौकरी से निकाल दिया गया था। तब बुलाया गया प्रोटेस्ट के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए सारे मजदूरों को इकट्ठा किया गया। अबाउट 1,10,000 वर्कर्स protested in front of Winter Palace, ठीक है, who were attacked by पुलिस, ठीक है। जो विंटर पैलेस था, राजा का महल था, राजा के महल के सामने 1,10,000 वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। दिस प्रोटेस्ट वाज led by Father Capon, ठीक है। और इस जो प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहे थे? फादर गैपोन लीड कर रहे थे, और इस प्रोटेस्ट पर अटैक किया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है। करीब मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं ऊपर से, about 300 workers were killed and about 100 workers were killed and about 300 workers were injured, ठीक है जी। because this incident took place on Sunday, so that this day is called Bloody Sunday, ठीक है। ये सारे का सारा जो इंसिडेंट संडे को हुआ था, और इसी कारण इसको ब्लडी संडे बोला जाने लग गया, ठीक है जी। दिस इंसिडेंट triggered many actions, लाइक बहुत सारे एक्शंस को से ट्रिगर कर दिया था, बहुत जगह जगह पर स्ट्राइक्स होने लग गई, ठीक है। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी शट डाउन हो गई, लोग स्ट्राइक पे चले गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स या मिडिल क्लास जो लोग थे जितने भी,
उन्होंने अपने काम पर स्टॉपेज लगा दिया। ठीक है जी। जो न्यू रेवोल्यूशन शुरू हो गए थे, दिस रेवोल्यूशन was supported by this revolution was supported by workers, farmers, and Gandidas. In Muslim areas, ठीक है। तो जो मुस्लिम एरियाज में, तो ये वाला जो रेवोल्यूशन था, ब्लडी संडे के कारण लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया था। इसे सपोर्ट किया गया वर्कर्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, और जहां पर मुस्लिम एरिया था वहां पर जतीदिस्ट ने उसे सपोर्ट किया। ठीक है। अब जब पूरे देश में इतने बड़े लेवल का रेवोल्यूशन होने लग गया तो जो जार है, ठीक है, उसे भी झुकना पड़ा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गई या यूनियंस इसमें इन्वॉल्व हो गई। ठीक है। द सोशलिस्ट demanded constitution. Finally, Tsar agreed to form Duma, okay, and elected parliament. ठीक है। फिर उसने क्या किया कि डूमा को तो एग्री कर दिया, देन ही dismissed Duma, इस पार्लियामेंट होती है, in 75 days। ठीक है। सेकेंड Duma was appointed in next 3 months। दूसरी डूमा बनाई, ठीक है, 3 महीने के बाद, पर फिर भी उसने इसे भी जो है डिसमिस कर दिया। थर्ड डूमा was made of conservatives, ठीक है, liberals and radicals, were key out ऑफ डूमा। तो डूमा तो बनाई गई पर उसमें सारे के सारे
कंजर्वेटिव ही रखने के लिए तीसरी डूमा बनाई गई थी। पहली डूमा को 75 डेज में कर दिया, सेकंड डूमा को 3 मंथ में डिसमिस कर दिया। तीसरी डूमा बनाई तो उसमें सारे के सारे कंजर्वेटिव डाल दिए। क्यों? क्योंकि जार डू नॉट वांट to reduce his autocracy and powers। ठीक है, तो कुल मिला के ये सीन बन चुका था 1905 के रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, डूमा तो बन गई पर डूमा के पास पावर्स नहीं थी। पावर अभी भी जार निकोलस के पास थी। अब काम इस तरह से चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो बड़ा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, वो था वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, छोटा सा टॉपिक ये लास्ट वाला है इसका। आज लिखने का काम आई थिंक सबको ज्यादा करना पड़ा होगा और मे भी आपको थोड़ा सा बोर फील होगा, पर मैं रिकॉल के टाइम में, रिकैपिटुलेशन के टाइम में आपको इस चीज का वर्बल ब्यौरा दे दूंगा, फिर आप इसे इजी महसूस करोगे। पर ये लिखने वाला जो क्वेश्चन है वो तो है ही है। सोशल साइंस इसी को बोलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसका रशियन रेवोल्यूशन के साथ सीधा लेन देन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इस चीज के बारे में क्लियर है, कोई भी वार अच्छी नहीं होती, बहुत सारे उसके इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स क्या हुए? पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, स्टार्टेड इन 1914। ठीक है, जो दो ग्रुप्स में हुई थी, 2 ग्रुप्स। ठीक है, अलाइड पावर्स एक्सिस पावर थी और सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर्स। ठीक है, एंड अलाइड इसमें थे जर्मनी, इटली, ठीक है, एंड जापान। ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ठीक है, अलाइड पावर में आ गए थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो रशिया ने भी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लिया। पार्ट लेने के बाद पहले तो काफी पॉपुलैरिटी हो गई किंग निकोलस की। ठीक है, पर जैसे जैसे वार आगे बढ़ती गई तो महंगाई ज्यादा इंक्रीज होने लग गई। रशियन जो थे सोल्जर्स ने खेतों में आग लगा दी ताकि कोई भी आर्मी वहां पर आके जीवित ना रह सके, और इसके कारण किसानों का और ज्यादा नुकसान हुआ। फिर क्या हो रहा कि जो फिट लोग थे मेल, उन्हें जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करके जंग में भेजा जाने लग गया। ठीक है, छोटी मोटी जो दुकानें थी वो बंद होने लगी, छोटी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप बंद होने लग गई। ठीक है, सप्लाई लाइन कटने के कारण जो रॉ मटेरियल आता था वहां रशिया की इंडस्ट्री में, वो सप्लाई लाइन कट गई। सप्लाई लाइन कटने के कारण जो था, जो उनकी काफी इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से नुकसान हुआ, काफी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और काफी जो इंडस्ट्री जो थी उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। दूसरी और खास चीज है कि जो जार निकोलस की वाइफ थी, ठीक है, वो जर्मन थी, बेसिकली जर्मनी की रहने वाली थी। तो लोगों के मन में जर्मनी के अगेंस्ट बहुत
गुस्सा था। एक और, रशिया की फोर्सेस जर्मनी में जाके हार भी गई थी, तो लोगों के मन में जर्मनी के प्रति गुस्सा था, और वो गुस्सा उसकी वाइफ के रूप में भी उन्हें लोगों को नजर आता था कि जिस जर्मनी ने हमारे देश के सैनिकों को मारा है, तो उसका जो हस्बैंड है, किंग है, रशिया का किंग है। ठीक है जी। तो अब सिंपल मान के चलिए कि जो 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और इससे कहीं ज्यादा रिफ्यूजी बन गए, या फिर उनका जिसे बोला जाए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत पे की रशिया को सपोर्ट करने के लिए लोगों ने, कि उन्हें या तो उन्हें जान से हाथ गंवाना पड़ा, अगर वो सोल्जर थे, अगर वो किसान थे तो उनकी फसलों को जला दिया गया, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, शॉपकीपर थे, वर्कर्स थे, तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। रशिया की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। अब लोगों के मन में गुस्सा इस हद तक भर चुका था कि जो किंग का जो रूल है, ठीक है, किंग का जो रूल है इसे खत्म कर दिया जाए और रशिया को इस क्या बोला जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकाला जाए। लोगों में भूखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि जो कि ब्रेड के लिए रॉयट्स बड़े कॉमन हो गए। ब्रेड रॉयट्स का मीनिंग खाना खाने के लिए दुकानों पर लड़ाई झगड़े होते थे, लूट मार की जाती थी दुकानों के पास। दुकानदार फ्री में कुछ चीज देने को तैयार नहीं था, पर लोगों को जब खाना नहीं मिल रहा था वो जबरदस्ती वहां से स्टोर करते थे या जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश करते थे। दिस इज कॉल्ड ब्रेड रॉयट्स। तो कुल मिला के रशिया के में रेवोल्यूशन होने के ये वाले कारण है। मैं सारा एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूँ आपको, ठीक है, कि रशिया के जो रेवोल्यूशन होने का सबसे पहला कारण, रशिया का जो साइज है बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होने के कारण सारे के सारे रशिया पर अच्छी तरह से एफिशिएंटली रूल किया जाना मुश्किल हो रहा था। दूसरा, अगर रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी की बात कर लें, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो बड़े अच्छे थे, पर कहानी वहां पर क्या है, जो लैंड लॉर्ड थे वो जमीनों के मालिक हुआ करते थे, पर जो फार्मर है, फार्मर उन्हें रेंट पर उनसे जमीन लेते थे, पर फार्मर को उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बहुत मिजरेबल कंडीशन थी। देन दे वर डिमांडिंग कि जो लैंडलॉर्ड्स के पास जमीन है वो फार्मर्स को हैंड ओवर कर दी जाए, ठीक है। और इस डिस्प्यूट के कारण फार्मर्स ने बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को मार भी दिया। अब बात करें इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज उस टाइम में अच्छी ग्रो कर रही थी। रशिया में रेलवे के आने के कारण बहुत ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो गई थी। इंडस्ट्री जिसे बोला इन टर्म्स ऑफ कोल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। ज्यादातर जो इंडस्ट्री जो थी वो लोकेटेड थी सेंट्रल रशिया में, फाइन। तो इसी तरह से जो वर्कर्स थे, वर्कर्स ने डिमांड की, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। रशियन के वर्कर की डिमांड थी कि जो वर्किंग आवर्स है उसे रिड्यूस किया जाए। पहले जैसे आम छोटी वर्कशॉपों पर वर्किंग आवर 15 घंटे के होते थे और फैक्ट्रियों में 10 से लेके 12 घंटे के होते थे, और रशियन जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर 8 घंटे के होने चाहिए। ओके, इंडस्ट्रीज ज्यादा होने के कारण वहां पर वुमेन की वुमेन एज वर्किंग लेबर्स उनकी गिनती 31% हो गई थी 1914 तक आते आते, ठीक है। वर्कर्स ने बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए थे। ये ग्रुप्स अपने वर्कर्स की हेल्प करते थे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी अगर कोई वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाता तो उसे भी उसकी सपोर्ट किया करते थे, उसे जॉब दिलवाने में या तब तक उसका काम चलाने में, ठीक है। धीरे धीरे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी काफी इंप्रूव हो रही थी, ठीक है। और रशिया में जो सोशलिज्म आया, सोशलिज्म आने में दो पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। एक थी द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। इसका गठन 1898 में हुआ था। हालांकि 1914 तक रशिया में कोई भी पॉलिटिकल बनाने की अनुमति नहीं थी, पर फिर भी ये छुप के अपना वर्क कर रहे थे, जिसे इलीगल बोला जा सकता है। इसकी जो मेन लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन, जो थे कार्ल मार्क्स की विचारधारा से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, फॉलोअर थे, ठीक है। और इन्होंने डिसीजन लिया कि इस पार्टी में वो लोग होने चाहिए जो पूरी तरह डिसिप्लिन्ड है, कि चाहे इसमें गिनती कम हो लोगों की, ठीक है। इसी कारण यही पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। जो एक पार्टी बनी जिसका लीडर लेनिन रहा,
तो उसका नाम रखा गया बोल्शेविक पार्टी, दूसरी का नाम रख दिया गया मेंशेविक पार्टी। मेंशेविक पार्टी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार्टी के मेंबर्स बने। दूसरी पार्टी जो सोशलिज्म को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट जैसे रोल प्ले किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ये डिमांड करती थी पीजेंट्स के राइट के लिए, ये डिमांड करती थी कि लैंडलॉर्ड अपनी जमीन छोड़ के फार्मर्स को हैंडओवर कर दें, ठीक है। और ये सारा कुछ का कुल मिला के और करते कराते रशिया में 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। 1905 के रेवोल्यूशन होने का कारण था कि जो वर्कर्स थे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो यूनियन बनी हुई थी, वर्कर्स पार्टी बनी हुई थी, उसके 4 प्रोमिनेंट जो वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया था जॉब से, ठीक है। उसके प्रोटेस्ट में 1,10,000 वर्कर्स ने विंटर पैलेस जो जार का पैलेस है उसके सामने प्रोटेस्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपोन। उस प्रोटेस्ट पर पुलिस ने, ठीक है, अटैक किया, 100 लोग मारे गए, 300 के करीब जख्मी हो गए। ये इंसिडेंट संडे को हुआ था, दैट्स व्हाई इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे बोला जाता है, ठीक है। इस इंसिडेंट के कारण बहुत सारे और जो कॉन्सिक्वेंसेस बनने शुरू हो गए। जो इससे प्रोटेस्ट में, इस ब्लडी संडे के प्रोटेस्ट में वर्कर्स ने अपना काम छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, लॉयर डॉक्टर्स ने अपना काम छोड़ के इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। और करते कराते जो जार निकोलस सेकंड थे उसे इस डिमांड को मानना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि डिमांड क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की या एक ऐसी असेंबली बनाने की जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क हो। तो बनाया गया डूमा म्यूनिसिपल पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहली पार्लियामेंट को किंग ने 75 डेज में खत्म कर दिया, दूसरी जब बनाएगी 3 महीनों में खत्म कर दिया, तीसरी में उसके सारे के सारे कंजर्वेटिव लोग थे उन्हें डाल दिया गया, लिबरल्स या फिर रेडिकल्स को उसके बाहर ही रखा गया। किंग किसी भी स्टेज पे ये नहीं चाहता था कि उसकी पावर में रिडक्शन हो जाए या उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज हो, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ, पर आग में घी डालने का काम जो किया वो किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1914 में। वर्ल्ड के 2 ग्रुप थे, एक था सेंट्रल ग्रुप, एक अलाइड ग्रुप था। इस ग्रुप में, सेंट्रल ग्रुप में जर्मनी, इटली, टर्की, रशिया, ऑस्ट्रेलिया थे, और अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, कुछ और कंट्रीज थे। दोनों ग्रुप्स में आपस में लड़ाई होने लगी। स्टार्टिंग में तो रशियन लोग किंग निकोलस को बड़ा पॉजिटिव मानते थे, पर जैसे जैसे ये चीज आगे चली, वार आगे चली, तो लोगों को युद्ध के बुरे नतीजे भुगतने पड़े, ठीक है। रशियन की फोर्सेस जर्मनी में हार गई, ठीक है। रशियन सोल्जर्स ने अपने ही खेतों में आग लगा दी ताकि दूसरी फौज यहाँ आगे सर्वाइव ना कर पाए। लोगों की कंडीशन बहुत बुरी हो गई। 3 लाख के करीब, 3 मिलियन मतलब 30 लाख के करीब जो लोग थे वो रिफ्यूजी बन गए। बहुत ही हजारों लाखों की गिनती में रशियन इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए, कैजुअलिटी हुई। तो लोगों में जार के अगेंस्ट गुस्सा और ज्यादा भर चुका था। अब सिर्फ एक आग पूरी तरह तैयार थी, बारूद पूरी तरह तैयार था, अब सिर्फ चिंगारी देने की जरूरत थी कि जार का जो रूल है खत्म कर दिया जाए, ठीक है। ये हमने आज के टॉपिक में वीडियो नंबर 3 में हमने सारे के सारे कॉजेज डिटेल में डिस्कस कर लिए अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट में हमने करना है द इंसिडेंट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड उसकी नेक्स्ट में कर देना है द इफेक्ट्स एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। टिल देन आप अपने पास नोटबुक जरूर लेके बैठिएगा, कोई भी आपको डाउट आता है तो इमीडिएटली आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।